रुआ धुआ सी फोले गयो तुम्हारी माया माछारो माटू सी छोले गयो तुम्हारी माया माँ तुम्हारी माया माँ तुम्हारी माया माँ। गडोल में बात करना बहुत पसंद, तुम्हें गडोल में बात करने हमारे घर में अभी भी। मैं घर भी जब जाता हूँ तो उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये एंकर है, वो मैं बिल्कुल वैसे रहता हूँ जैसे गांव का कोई दूसरा लड़का रहता है। दिल्ली से आप जाते हो तो क्या सुर फूटते हैं, क्या दिमाग में आता है, क्या गाना आपका लगता है कि यार ये धरती हमारा गढ़वाले की, धरती हमारा गढ़वाले की, कतगारों तेली स्वाणी चाहो, कतगारों तेली स्वाणी चा। मैंने गांव का हर एक वो कार्य किया है जो वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति करता है। मतलब मुझे घास काटना आता आज भी, बाँझ काटना, हल लगाना। हॉल लगा चटेली, हॉल में लगा हॉल, खूब हॉल लगी। मैं दंदोल नहीं पता नहीं दंदोल, हाँ दंदोल, तो मैंने दंदोल हॉल का बाद जो दंदोल लगी मेरे, मुझे सब हाँ गोल्डन न्यान में थे बाकी में थे। अच्छा, बाकी सारे काम और कोर भैंस दगड़ा भी जंगल जाया छे अपन में। हाँ बिल्कुल। सात समुदर पार चे जानो बे हो माँ जाज माँ जोलो के ना हो माँ। नमस्कार, मैं मनु पवार। हम पहाड़ के लोग ना जब किसी फिल्म में, किसी टीवी स्क्रीन पर किसी पहाड़ी को देखते हैं या सुनते हैं या स्क्रीन पर उसका नाम उभरता है तो हम एक अलग तरह की फीलिंग आती है हम लोगों में। और कई लोग जो होते हैं वो उनका जातीय गौरव जो है वो कुलांचे मारने लगता है ये सोच के कि वो हमारा बंदा है या हमारे बीच का आदमी है। इसके वजहें स्वाभाविक भी हैं। दरअसल जो पहाड़ का समाज है वो एक वंचित समाज रहा है पारंपरिक रूप से, तो ऐसी अपेक्षाएं, ऐसी उम्मीदें स्वाभाविक सी बात हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपनी मेधा के दम पर अपनी जगह बनाते हैं, अपने लिए अवसर बनाते हैं। उन्हीं में से एक हैं राजीव ढोंडियाल, जो कि इस समय मेरे साथ हैं। राजीव ढोंडियाल को आप लोग देखा होगा, जानते हैं। न्यूज़ एंकर हैं, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया टुडे ग्रुप, उसमें हैं, आज तक चैनल में हैं, आपने इन्हें कई बार देखा होगा। और राजीव जो हैं वो जो पहाड़ की नई पीढ़ी, जो नौजवान पीढ़ी है, उसका एक चेहरा है। मतलब तो आज राजीव से हम बातचीत करेंगे। बातचीत क्या है, गपशप मारेंगे। और राजीव, आप एंकर हैं। आमतौर पे ये एंकर का विशेषाधिकार होता है कि वो सवाल पूछे, दूसरों से सवाल पूछे, लेकिन हम आपसे आज सवाल पूछेंगे। और सवाल जवाब नहीं होगा, मतलब ये गपशप होगा, जैसे गढ़वाली में जैसे छींबत या छींबत कहते हैं ना। तो एक पारंपरिक सवाल से शुरुआत करते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नाम इस इंडस्ट्री के, और आपके सामने मतलब मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब छुई बात के लिए मुझे बुलाया। मतलब आप इतने ज्ञानी हैं और अपने काम में उत्कृष्ट और बहुत शानदार आप हैं, और मैं तो आपको देखकर सीखता हूँ। यहाँ तक कि अभी आपने जो शुरुआत की, लेकिन एक बात जोड़ दूँ, क्या बात है, क्या राजीव ऐसा है, मतलब मैंने आपकी तारीफ की, आपको जरूरी नहीं है कि ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा कि नहीं होगा, जब मैं एबीपी गंगा में था, तो आप तो एबीपी न्यूज़ के बड़े सीनियर लेखक हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो मैंने आपको तब भी कहा था कि मैंने आपके व्यंग भी पढ़े हैं और मैं आपको निरंतर पढ़ता रहता हूँ। आपके सोशल मीडिया पोस्ट और पुरानी जो आपकी पोस्ट रहे हैं, तो मैंने आपकी कई बार तारीफ किया। बहुत शानदार आप लिखते हैं, मुझे आपकी लेखनी बहुत पसंद है। जी। अच्छा, राजीव से जब मैं ना पहली बार मिला था, तो ये नौजवान लड़का, इसने मुझे गढ़वाली में बात की। अरे मैंने कहा ये गूंजता रहा बहुत टाइम तक। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मतलब यंग चैप, दिल्ली का लड़का, और गढ़वाली में बात कर रहा है। मैं बहुत दिनों तक गूंजता रहा। मैंने कहा ये बंदा जो है कुछ अलग चीज़ है। अब आते हैं राजीव इस बात पर कि आपके जो सोशल मीडिया एक फॉलोइंग है, देख रहा हूँ मैं, जो आपको फॉलो करते हैं वो आपके
इस बात पर मुरीद हैं कि यार ये जो है ना इतने बड़े चैनल में न्यूज़ एंकर हैं, इतने बड़े ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और गढ़वाली गाना जो है आप डालते हैं, अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, तो लोगों को ना एक बड़ा एक कनेक्ट फील होता है आपसे, है ना। आमतौर पे होता क्या है कि जब हमारे जो पहाड़ के लोग, कई लोग ऐसे देखे मैंने, जब वो किसी ग्लैमर की दुनिया में होते हैं या उनको फेम मिलना शुरू होता है, तो वो मतलब इससे जो है कन्नी काटने लगते हैं अपना जो पहाड़ी पहचान है। तो अपने साथ ये पहाड़ कैसे बचाए हुए हो? सच बताऊं तो मैं बिल्कुल बदला नहीं हूँ। जहाँ से मैंने शुरुआत की उन जड़ों से मैं अभी भी जुड़ा हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं पाया। कि मैं अगर बचपन में शुरुआत में गजेंद्र राणा बहुत पसंद थे। बाद में मुझे जैसे जैसे आपकी संगीत की भी समझ बढ़ती है, आप शब्दों को समझना शुरू करते हैं, आपका दिमाग उस तरह से चलने लगता है, समझने लगता है कि अच्छा किसने कितना गहरा लिखा है। फिर नरेश सिंह नेगी जी मुझे बड़े पसंद आए। मैं पहाड़ से यहाँ आने के बाद भी पहाड़ से दूर हो नहीं पाया, मैं अपने आप को बदल नहीं पाया। मैंने अपने आप को बदला है। अगर मुझे दिल्ली में कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करनी है, वो चीज़ें मैंने अपने अंदर में लेकर आया हूँ। लेकिन वापस जब मैं अपने घर पर लौटता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे वही संगीत पसंद है। मुझे और कैसे बात कर, मतलब मुझे घर में गढ़ल में बात करना पसंद, तो मुझे गढ़ल में बात करने हमारे घर में अभी भी। और मुझे उत्तराखंड की वो छोटी छोटी चीज़ें वैसी पसंद है। इसलिए मैं घर भी जब जाता हूँ तो उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये एंकर है। वो मैं बिल्कुल वैसे रहता हूँ जैसे गाँव का कोई दूसरा लड़का रहता है। अच्छा। तो मैं उस जगह से अलग ही नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं ना आपकी बहुत सारी वीडियोस देखे मैंने, मतलब मुझे सोशल मीडिया में 30 सेकंड का 50 सेकंड का गाने जो है, मैं चाहता हूँ कि बातचीत आगे बढ़े। पहले कुछ जो आपको फेवरेट हो लगा, यार हाँ हाँ ये गढ़वाली गाना, या ये कुमाऊनी गाना, या ये पहाड़ी गाना, कोई भी गाना, तो मैं चाहता हूँ कि यार राजीव के सुर में जो है वो आ जाए एक बार, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। आपके कान इतने पके हुए हैं और आप मुझ बेसुरे को सुनना चाहते हैं, पता नहीं मतलब आप क्यों अपने कानों को टॉर्चर देना चाहते हैं? मतलब क्यों आप इतना बेसुरा सुनना चाहते हैं? मैं शौकिया गाता हूँ, कोई मैंने तालीम तो नहीं हासिल की है। लेकिन पता है जो आपके जो सोशल मीडिया की जो इनकी फैन फॉलोइंग है ना, मुरीद है भाई राजीव ढोंडियाल की। लड़का यार ये तो इतना यंग चैप, दिल्ली में रहता है, न्यूज़ एंकर है, और गढ़वाली गाने गा रहा है यार, पहाड़ी गाने गा रहा है भाई, क्या क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए राजीव ढोंडियाल की आवाज़ में आप सुनिए, आप गढ़वाली गीत या कुमाऊनी गीत जो भी है। अच्छा, पहला जो मैंने इंस्टाग्राम पे गाना गाया था नरेश सिंह नेगी जी को, जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, उसके बाद मैंने नेगी जी के और भी गीत गाए। अच्छा, एक तो ये होता है कि वो बहुत वायरल होते चले जाते हैं तो फिर आप उसी तरह का कंटेंट बनाने लगते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए गाया क्योंकि मुझे गाना पसंद है, मुझे नेगी जी के गाने पसंद हैं। तो मुझे उनका, वैसे तो उनके सारे गाने ही बहुत बहुत शानदार हैं। मुझे तुम्हारी माया में बड़ा अच्छा लगता है। अभी उस उम्र में हूँ तो मुझे माया से जुड़े हुए गीत थोड़ा ज़्यादा समझ सकता हूँ, फीलिंग में समझ रहा हूँ। रुआ धुआ सी फोले ग्यो तुम्हारी माया माछारो माटू सी छोले ग्यो तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। सुपिन्या आँखों मानी छा राती नींद नहीं आंदी छे। सुपिन्या आँखों मानी छा राती नींद नहीं आंदी छे, राती नींद नहीं आंदी छे। ब्यादी फसोरी से रो तुम्हारी माया माँ, ब्यादी फसोरी से रो तुम्हारी माया माँ। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते उसने पे दरबान बिठा रखा है। तो अब बताओ कि तुम्हारे गाँव कख बटी शुरुआत, गाँव कख बटी आया सर हम, क्या तुम्हारा मतलब बैकग्राउंड क्या था? जिला छे पौड़ी, लेकिन पौड़ी जान में हमारे एक बार पूरा एक दिन लगा। तो हमारे बिल्कुल दुसान बोलनी गढ़ में, तो बॉर्डर एरिया छे चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी का उफरे खाल मार्केट हमारे गाँव नौ डांडखेल, जंगल में खिला हुआ फूल सा, तो जंगल के बीच में छे डांडखेल गाँव नौ हमारा। और चारों तरफ डांडस दूधा तोली रेंज है। बिल्कुल बिंदेश्वर महादेव जी हमारे बिनसर महादेव मंदिर भी चकमा, और गैर सैंड भी हमारे बड़े पास है। तो अब छोटू से गाँव, मैं अभी जब हाल में गाँव गई तो मैं लॉक एक वीडियो भी बना चाहिए कि वो जो सड़क बहुत बाद में अभी हाल में सड़क आए, लेकिन वहाँ स्कूल बहुत पहले खुल गए थे। स्कूल खुलने के बेहतर कारण से कि वहाँ लोग जो जंगलों पर निर्भर थे
उन लोगों ने वहाँ श्रमदान करके, जिसमें मेरे खुद के परिवार के मतलब मेरे दादा दादी भी लोग थे और मेरे गांव के सभी लोग थे और अन्य गांव के लोग थे, श्रमदान करके उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की। बाद में सरकार ने उसे एक्वायर किया और वहाँ के स्कूलों से पढ़ाई करके यूं बहुत बड़ी आबादी तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी वहाँ से कई कई सारे अच्छे लोग निकले हैं। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ उसमें थोड़ी सी मतलब चिंताजनक तस्वीर वहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ से मैंने पढ़ाई की है और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, ये करूँगा। लेकिन हाँ, एक जिद थी मैं कि मैं कुछ करना चाह रहा था मैं, क्योंकि कितना कठिन है जीवन किसी भी एक पहाड़ी व्यक्ति का जो वहाँ से निकलकर पलायन करके यहाँ आता है। तो मैं वो जीवन नहीं चाह रहा था कि न मैं वो जीवन देखूँ, न मैं चाहता कि बुढ़ापे में मेरे परिवार वालों को कष्ट हो। तो इसलिए मुझे मेहनत लगातार करनी पड़ रही है और अभी भी मैं उस मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। तो मतलब एजुकेशन बेसिक वो खिपटी हुई है, बेसिक हाँ वक्बटी हुए, मतलब मेरी मिक्स व्यवस्था पढ़ाई पहले मिल 5 तक उपनेखाल सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी। उसके बाद मैं घर वालों में था दिल्ली भेज दें, चाचा चाची थे गाड़ी, मेरी चाची मेरी मौसी भी हैं तो दिल्ली में। हाँ, लेकिन यह कहा कि मेरी तबीयत खराब होने लगी क्योंकि मैं हाँ मैं तो यहाँ का पर्यावरण में सूट ही नहीं गया। तो 6ठी और 7वीं 8वीं तो मतलब मैंने जैसे तैसे निकाले क्योंकि मैं ज़्यादातर अस्पताल में भर्ती रहता था। फिर उसके बाद मेरे पापा फिर मुझे गाँव ले गए, तो फिर 9वीं 10वीं मैंने फिर वहीं की। फिर 11वीं 12वीं में दिल्ली में आया। तो इस बार मैं मतलब थोड़ा सा बेहतर था। जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं को, तो इसमें इस दौरान 3 सालों के दौरान असंख्य बीमारियों से गुजरा मैं, बहुत सारे ऑपरेशन होना, टाइफाइड, मतलब पता नहीं कितनी बीमारियां, मतलब बहुत सारी बीमारियां, दिमाग में बुखार चढ़ना, मतलब ऐसा कि हॉस्पिटल ही रहता था। तो उसके बाद घर वाले में मिथली की गाँव, तो फिर 9वीं 10वीं वक्त में टिका, इसलिए मेरे गड़बड़ भी ठीक। तो और फिर 11 12 में लिख कर फिर मैं मेरा दोस्त मित्र सुझाव दे कि एक तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ता भी था, मतलब मुझे साहित्य में मेरी रुचि थी, संगीत में भी मेरी रुचि थी। भले मैं गाता नहीं था बट सुनना मुझे अच्छा, संगीत क्लासिकल म्यूजिक मुझे सुनना पसंद था। फिर उन था लगन से कि शायद एक लुक भी ठीक थी, बोलना भी बढ़िया, तो तुझे जर्नलिज्म करना चाहिए। उस समय क्रेज़ भी था जब मैंने किया था। तो फिर मैंने उसने साथ में किया और आज अच्छा, तो जर्नलिज्म दिल्ली बटी करी? हाँ, दिल्ली बटी करी। अच्छा, तो आपकी सिचुएशन ये गाँव दिगड़ो दिमाग कि 6 महीना हर सिले 6 महीना बढ़ते हाँ, तो वो है। तो परिवार में मतलब और पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन लोग हैं, फैमिली में क्या है? मेरा जो परिवार है उसमें हमारी वैद्यों की पीढ़ी रही है। और वैसे मेरे घर वाले बोलते हैं कि यार ये वैद्य नहीं बना, कम से कम डॉक्टर तो बन जाता। तो मैंने इस मामले में उनको बहुत ज्यादा निराश किया है। ओहो, नाड़ी देख के आप जो है लोगों को इलाज बता देते थे। मेरे दादाजी बड़े प्रसिद्ध वैद्य रहे अपने इलाके के, मतलब मेरे दादा पूरा खानदान ही, और मेरे पिताजी भी वैद्य ही हैं। अच्छा, हाँ, तो अब तो वैद्य विशारद बंद हो गया है। अब तो BAMS हो गया, पहले तो वैद्य ही थे, मतलब गाँव में। और तो हम जंगलों पर निर्भर करने वाले लोग, मतलब जड़ी बूटियों में बड़ी अच्छी उनकी पकड़, तो मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे को आज भी बहुत सारी जड़ी बूटी की जानकारी सचमित है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐतर बढ़ा देंगे ना। तो अब तो बस उस परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी अभी भी, मतलब मेरी फैमिली गाँव में। नाड़ी देखो तुम देवान दो फिर ठीक से नाड़ी पहचान दे दो। अच्छा नहीं, पर एक मैदान में आके पता चल कि मतलब चेहरे पर चेहरे लोगों के रहते, तो कि हर मुश्किल हाँ कि क्या शेर आने वाले एक बार कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना, तो मुश्किल है जानना। तो बट नाड़ी युवा तो ठीक से, बट है नाड़ी पहचान में नहीं। तो राजीव ढोंडियाल के जो खानदान के जो पारंपरिक जो उनका एक हुनर रहा है, नाड़ी पहचान के जो है चीज़ों को समझ देना, तो गांव जाना अभी भी है लगातार रेगुलर? बिल्कुल, अभी 10 दिन छुट्टी में घर गए थे, मतलब मेरे से गए वही सोशल मीडिया पर डाल लिया। उसके बाद में मतलब मेरे 10 दिन छुट्टी लिया, मैं 9 दिन में लपट गाँव में बिताई। अच्छा, हाँ, अब देखो चूंकि इन्होंने खुद ही कह दिया है, सगाई में तो नहीं चाह रहा था कि इनको, लेकिन अब इन्होंने खुद सोशल मीडिया में जो है बता ही दिया है। तो तुम्हारा जो एक नेक जी का गाना याद आ रहा है मुझे, मंग तू की मांगण वे गया तो मांगण वे की मतलब तो कखा सन बुआरी और बुआरी च हम जेठा जीवे बुआरी वाली बल वो है एक प्रदेशक छी। अच्छा, और वो मतलब बगल वाला प्रदेशक, मतलब बस हमारे मेरे ख्याल से हम दो ही में मतलब जो अंतर छो यूज क्यों ना, थोड़े बोली अलग छ, हमारी बोली अलग छ। अच्छा, बाकी लगभग हम लोग जीवन शैली की तरह से पहाड़ी जीवन। वो तो दी पहाड़ों में तुम्हारा कब्जा है क्या?
वो पहाड़ का तुम दामाद हो गया ये पहाड़ का बेटा, ये पहाड़ का हाँ दामाद। भाई बस। चलो बढ़िया। तो गाँव में अगर राजीव ढोंडियाल जब छुट्टी में जानन तो वो देश बोल राजीव ढोंडियाल हो जान दो या गढ़वाली मतलब राजीव ढोंडियाल टिपिकल पहाड़ी राजीव ढोंडियाल, मतलब वो जो दिल्ली वाले राजीव ढोंडियाल होते हैं या पहाड़ के जो राजीव ढोंडियाल हैं, मतलब गांव आप जब जाते हैं क्या करते हैं, गांव में आपको दिनचर्या क्या होती है? बहुत बढ़िया। अब जब मैं गांव जाता हूँ मतलब पहले तो बस में जान जमी, लेकिन अब तो बस यूँ अंतर है कि मैं गाड़ी में जानो छपड़ गाँव आजकल, बस अपने गाँव जान उसके बाद बिल्कुल जैसे मैं बचपन में जैसे मैं जीता था, जैसे जो मेरी दिनचर्या थी। अब चूंकि दोस्त रहे नहीं वहाँ, दिक्कत ये थी कि हर घर में एक या दो लोग हैं, तो ये बड़ी समस्या हो गई। लेकिन फिर भी हमारे एक मार्केट में जस्ट खेल खेलते हैं अपना खाल मार्केट में जो क्रिकेट वगैरह होता है, तो वही मैं सामान्य बिल्कुल वैसे खेलता हूँ उन्हीं लड़कों के बीच में जाके। तो वैसे ही मैच करता हूँ। मेरी दिनचर्या में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। उठता हूँ, घर पर इर्द गिर्द घूमना, लोगों से बात करना। मेरे अंदर वो आया नहीं एरोगेंस, वो गुरूर वगैरह कुछ ना, पता नहीं कैसे वो लोग कैरी कर लेते हैं कि मैं एंकर हो गया थोड़ा सा, मुझे ऐसे रहना, वो आया नहीं। मैं तो खाना पीना जो घर का खाना होता है, मैं मतलब प्रयास होता है कि भाई जो लोकल बड़ी होल जो सब्जी मारक सगड़ बुती होल वही, मतलब देसी वो नहीं चढ़ी अभी रंग? अभी तो नहीं चढ़, बिल्कुल नहीं चढ़ना बढ़िया। तो जब राजीव ढोंडियाल अपना गांव में जाता, मतलब गांव में जाते हो आप, क्या गुनगुनाता है? कुछ मन करता है कि यार यहाँ आ गया? जब दिल्ली से आप जाते हो तो क्या सुर फूटते हैं, क्या दिमाग में आता है, क्या गाना आपका लगता है कि यार ये धरती हमारा गढ़वाले की, धरती हमारा गढ़वाले की, कतगारों तेली स्वाणी चाहो, कतगारों तेली स्वाणी चा, पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यखी छिन, मतलब आए खूबसूरत गीत भी बड़ा खूबसूरत है। मतलब वहां जाके मतलब ऐसा लगता है कि अब जीवन आ गया है, मतलब यहीं के थे, यहीं रहना था, लेकिन वहीं की हम शिलाएं हैं, लेकिन अब मजबूरी हमें नीचे ले आती है। लेकिन वहां जाके फिर वही मतलब जीवन तो उठता है, जैसा लगता है कि अब जीवन आ गया है, नई ऊर्जा। तो मैं जैसे मैंने पहले बताया था, राजीव ढोंडियाल से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो इन्होंने मुझे गढ़वाली में बात की। मतलब मैं अचरज में इसलिए पढ़ा क्योंकि आमतौर पे जो है यहाँ आके दिल्ली आके लोग अपने पीछे वो काट देते हैं, पीछे जो नाल होती है उसको काट देते हैं, कर्म नाल को। तो मैं चौंका, कई दिन तक मैं गूंजता रहा कि यार ऐसे कैसे होता है कि ये जवान लड़का, नया लड़का, नया जो है पीढ़ी का लड़का गढ़वाली में बात कर रहा है। तो मतलब गाँव में पूरा परिवार में, पूरा खानदान में, मतलब पूरा भी माहौल संस्कार भी मिले सन ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा परिवार ही वहीं रहता है, तो मैं वैसा नहीं रहूंगा तो वो खुद मेरे घर वालों को लगा ये कौन आ गया हमारे घर में, ये तो राजीव ही नहीं है। उसी घर में भी कर्मी यहाँ पर राजा मेरे घर सबसे बड़े क्रिटिक घर वाले ही होते हैं। और मुझे लगता है कि पहाड़ी बड़े स्पष्ट होते हैं। वो तो वो अपने घर वाले अपने बच्चे को थोड़ी बोलेंगे कि भाई आप तो फेक है यहाँ पर, तो वो सबसे पहले वही बोलेंगे तो ये तो बदल गया है। तो ऊपरी से है, हाँ ऊपरी हो गया। अच्छा। तो अच्छा, जिस इलाके से आप आते हैं वो बहुत मेहनत कश लोगों का जो है इलाका है। और जब भी मैं भी गया हूँ उधर, कई टाइम रहा भी हूँ, बेदीखाल, बीरोखाल। अच्छा, हाँ बीरोखाल ब्लॉक थैलीसैंण में जो है, थैलीसैंण में कई मैं कवर करने जाता था थैलीसैंण में। तो मेहनत कश लोगों का इलाका है। अब आप जब गाँव जाते हैं और पहले जब राजीव ढोंडियाल वहाँ पे अपना बचपन गुजारा है, कुछ बदलाव आया है? लोग वहाँ बचे हुए हैं या निकल रहे हैं अपने ज़रूरतों के हिसाब से, पलायन के? क्या पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, ये तो बहुत बड़ी दुख भरी दास्तां है। लोग नहीं रहे, मतलब जो बुजुर्ग हैं वही है, और बुजुर्गों के साथ मेरे संबंध बचपन से बड़े अच्छे रहे हैं। जो बदलाव आया है वो ये है कि पहले मतलब मैंने गांव का हर एक वो कार्य किया है जो वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति करता है। मतलब मुझे घास काटना आता आज भी। अच्छा। मुझे बांझ का, हमारे यहाँ बांझ होता है, बांझ का जंगल है, तो पहले बांझ ही चारे के रूप में लाया जाता है, अभी भी लाते हैं। तो बांझ घास काटना, बांझ काटना, हल लगाना, मतलब अच्छा। जब मैं गांव में पढ़ रहा था मैंने, क्योंकि पापा तो काम से चले जाते थे, फिर हॉल लगा चटेली, हॉल में लगा, हॉल खूब हॉल लगी। मैं दंदोल नहीं पता नहीं दंदोल, हाँ तो मैं दंदोल हॉल का बाद जो दंदोल लगे मुझे सब, हाँ गोल्डन न्यान में थे बाकी थे। अच्छा। बाकी सारे काम और कोर भैंस दगड़ा भी जंगल जाया हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो ये बदलाव है कि अब वो चीज़ नहीं हो पान। बाकी घर पे जाते हैं, अब आदमी घर पे भी काम नहीं रह गया, लोगों की खेती बाड़ी भी काफ़ी हद तक छूटी गई है। तो अब घर पे जाना, मतलब घर पे थोड़ा अभी पहाड़ देख लिया, ध्यान रात, अगर आप
मित्र मतलब उस तरह के व्यक्ति सुमित्र हैं ढह चल जाना हाँ। और पहाड़ों से देखना और वहाँ गाना भी तो गाना गाना बड़ा शौक है ना। अच्छा, मैं अच्छा, गाना अच्छा। गाता रहता हूँ। तो गाने का कहाँ से मतलब आया, ये जो है कहाँ से आपके भीतर आया कि यार गाना जो है हाँ, कैसे हो? मेरी जो स्मृति है, जब मैं कक्षा चौथी में था, मुझे चौथी का याद है, उससे पहले भी हो सकता है गाता हूँ। तो चौथी से मुझे क्लियर याद है कि मैंने अपनी स्कूल में परफॉर्मेंस भी दी थी, मैंने गाया था। अच्छा। तो हाँ, मैंने जो समय गाना गाया था कुछ वो हो? पुष्पा छोरी पौड़ी खाल की लग दी छे तो बड़ा कमाल की। ये गजेंद्र राणा गाना, तो मैंने ये गाना स्कूल में गाया था। तो मेरे घर वालों को पता था कि इसको गाने का बहुत शौक, मैं हर वक्त गाता रहता, आज भी सुबह भी मैं कम से कम 10-12 ऐसे गाना गा के, मतलब मुझे शौक है बहुत ज्यादा गाना गाने का। अच्छा, अच्छा। बहुत बेसुरा गाता हूँ मैं, लेकिन मैं गाना गाते रहता हूँ। कभी लगा नहीं कि यार कुछ सीख लें, कुछ सुरूर जो है? मैं जब कॉलेज में मैं आया ना, कॉलेज समय में, तो मैं फर्स्ट ईयर में सोच के मैं सीखता हूँ, तो मैं 1 महीना ज्वाइन, हाँ, दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक में सोच के मैं शुरू करूँ। 1 महीना में गया छो क्लास। लेकिन हम चूंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं और जिस जगह से आते हैं, वहाँ पर हम समानांतर अफोर्ड नहीं कर सकते सारी चीज़ें। एक तो ये कारण था, दूसरा ये था, ये भी कहा कि भाई आप अपना फोकस क्लियर करो, या तो क्योंकि आप वो कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धारा, जो उतरा से डूब गया, जो डूबा सो पार। तो आप अगर डूबेंगे नहीं तो फिर आप पार ही नहीं हो पाएंगे। तो डूबना है तो किसी एक चीज में पहले डूबो, उसमें आप कुछ हासिल कर लोगे, तो उसके बाद शौक है आपका, तो फिर शौक के साथ, अगर आप इसको प्रोफेशन बना रहे हैं तो फिर आप इसमें गलत कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको प्राथमिकता, अपनी पत्रकारिता को प्राथमिकता दी, जिसमें फिर पत्रकारिता में आगे बढ़ता चला गया। तो मैंने इसको रोक दिया। फैमिली में कोई ऐसा वो था कि जो इस तरह पढ़ने लिखने में इस तरह के उसमें मतलब ऐसा कोई परंपरा थी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे शौक था पढ़ने का लिखने का, हाँ, पत्रकारिता में क्या कोई ऐसी पृष्ठभूमि है? कोई मेरे यहाँ का दूर दूर तक कोई पत्रकारिता में है ही नहीं। कोई नीच। अच्छा, दूर दूर तक कोई नीच। तुम ही निकला मतलब बटी। हाँ। अच्छा, अच्छा। वो भी मतलब बहुत मुश्किल जर्नी होती है। मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि मतलब उम्मीद है बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे कि भाई कैसे एंकर बने या कैसे पत्रकार बने। मैं आपको सच बताऊं तो आपको तो पता ही है भीतर की स्थिति। आप बताइए आप। मैं तो बिल्कुल, मैं तो सच बोलता हूँ, झूठ बोलता है। मैं तो सिंपल कि ये बहुत मुश्किल दुनिया है। मतलब शुरुआत पहले के समय में तो हो सकता था कि सिर्फ मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं, तो पहले तो गुणी लोग थे तो क्यों पहचान लेते थे और मौके फिर भी मिल जाते थे। आज के समय में उनमें और ज़्यादा कमी आ गई है। मतलब मुझे लगता है कि अब ज्ञान तो है, मतलब ज्ञान ठीक है, लेकिन ज्ञान के साथ जो अतिरिक्त चीज़ें उनकी भी आवश्यकता है। बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। बहुत कंपटीशन है। एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है। एक पोस्ट के लिए असंख्य लोगों से आपको कंपटीशन करना। अगर गांव से आ रहे हैं तो आप किससे कंपटीशन करेंगे? कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए लड़के से, एक अच्छे मतलब बैकग्राउंड से आने वाले लड़कों से या फिर लड़कियों से। तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो अगर आप आ ही रहे हैं तो आपको अपने आप को झोंक कर आना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी जो टिप्स दे रहे हैं राजीव ढोंडियाल, एंकर हैं तो वो जानते हैं चीज़ों को। अच्छा राजीव, आपने बताया कि गाने का शौक था, है नेगी जी की जो है आप चंद्र सिंह राय जी। हाँ, चंद्र सिंह राय जी का कुछ सुनाओ यार। चंद्र सिंह राय के मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ, आप तो हैं ही फ़ैन। चंद्र सिंह राय का कुछ याद आ रहा है आपको? उनके तो मुझे बहुत सारे गाने में जो मुझे उनका गीत बहुत पसंद है, वो मैं गा नहीं पाता क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सात समुद्र पार जाओ। अच्छा, अरे वो मुश्किल है गाना, तो उसको नहीं गा पाऊंगा मैं। वो फोक सॉन्ग है वैसे, उन्होंने उठाया था उसे। सर्ग तारा जुनिया दी राता को सुन लो तेरी मेरी बाता, सर्ग तारा चांदी की जंजीर भगी चांदी की जंजीरा, तेरी मेरी भेंट होली देवी का मंदिरा, भय को सुन लो ओए होए को सुन लो तेरी मेरी बात है सर्ग तारा। हाल में पप्पू गार्गी ने भी उनका ही गीत गाया था, फिर चैत की चतवाली जो उनके हैं। एक है, पता नहीं आपने सुना ही होगा, तिल श्यामा के पार मोटर घूमे दे गाड़ी, मोटर घूमे दे लस, हाँ हाँ कन्हैया डरे बरे, मोटर घूमे दे गाड़ी। मुझे एक उनका आपदा पर वो गीत, आज धरती निर्मोही बनी गे, बाढ़ उजाड़ आप ही खाएंगे,
ये बताइए, उनके बहुत सारे यार गीत सात समंदर वाला सुना हैं। बहुत मुश्किल है, मतलब यूँ तो उसको नेगी जी ने भी उन बहुतों ने गाया, बहुत लोगों ने गाया, फोक सॉन्ग है folk था ना, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का या शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वो जब पहाड़ के सैनिक फ्रांस या कहीं जा रहे थे तो उस दौर का गीत है। राजीव सुनाएंगे जरा, हाँ सुनो। हाँ, तो क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी कॉम्पोजिशन मुझे तुलनात्मक हाँ। सबसे बेहतर लगी है, तो सात समुंदर पार च जानो बे हो माँ, जाज माँ जोलो के ना हो माँ, सात समुंदर पार च जानो बे हो माँ, जाज माँ जोलो के ना। मैं बहुत बेसुरा गा रहा हूँ, तौहीन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है उनका गाना छू कर फील होता है। तो आप ने चंद सिंह राही जी को भी बहुत सुना, उनका गाना आपने गाया। आप नेगी जी के डाई हार्ड फैन हैं, आपने बताया। बहुत पसंद है। नेगी जी से आपकी एक मुलाकात हुई, लेजेंड नरेंद्र सिंह नेगी जी से राजीव ढोंडाल की हाल ही मुलाकात हुई है। तो वो मुलाकात कैसी रही, उससे जाने से पहले का क्या था चल रहा है, और कैसी हुई मुलाकात, क्या बातें हुई, कहाँ हुई, ये सब बताइए। नेगी जी के साथ यूँ तो मैं संपर्क में तब आया जब मैं एबीपी गंगा में था, लेकिन तब जो मेरा उनके साथ जब मैं संपर्क में आया था तब वो बस यही था कि उनका इंटरव्यू करना था। उनको हमारा एक कार्यक्रम हुआ था देहरादून में, तो उसके लिए इनवाइट करना था, बस वहाँ से बातचीत शुरू हुई। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारी बातचीत फिर नहीं हुई, थोड़ा बहुत बीच बीच में हुई कि उत्तराखंड में रिक्तता, उनके सूनापन, जब उनके गीत भी नहीं आ रहे थे तो सख्त आवश्यकता महसूस हो रही थी कि यार गढ़वाली गाने ही नहीं आ रहे अच्छे, कि जो अच्छे लगे हमें। तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आज तक में आ गया था, तो उसके बाद मैंने कुछ गाने गाए, तो जिस पर मुझे उनकी टीम की तरफ से प्रतिक्रिया मिली थी। तो और फिर मेरे उनके साथ संवाद भी हुआ, क्योंकि फिर मैंने अभी हाल में जो एक बड़ा मसला उत्तराखंड में भू कानून की मांग की गई, तो उसके लिए मैंने उनका इंटरव्यू किया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि वही एक उत्तराखंड की आवाज़ है, वो उस विषय को उन्होंने ही उठाया था, तो परेड ग्राउंड बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो मैंने उनके जरिए उस विषय को उठाया और उनका इंटरव्यू किया। तो उस समय फिर हमारी बातचीत और ज़्यादा होने लगी। तो फिर उसके बाद मैं पौड़ी गया था चुनावी कवरेज के लिए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, ना जानकारी थी कि नेगी जी यहाँ पर होंगे, ना ही कोई मतलब उनके साथ उस समय संपर्क में था। लेकिन हमारे वहाँ के स्ट्रिंगर ने उनका सुबह सुबह बाइट ले ली थी। मैं तो खैर बलूनी जी को कवर कर रहा था, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि नेगी जी आए हैं, और उन्होंने मेरी बात पहले ही कर ली थी कि अच्छा वो भी आए हैं। कह रहे अच्छा वो भी आए हैं। तो फिर मैंने कहा तो फिर मैं बिना देर के उनसे मिलना चाहूँगा। तो फिर मैंने फिर उनसे बात की, फिर मैं उनके घर पर इतना उत्साहित था मैं, क्योंकि मैं एक शब्दों के सागर के साथ मिलने जा रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलने के जिनके गाने मैं सुबह उठकर सुन रहा हूँ, सोने से पहले उनकी गीत सुन रहा हूँ, उनकी रचनाओं में मैं डूबा रहता हूँ, और उनके रचनाओं में मैं अपना जीवन देखता हूँ। तो उस व्यक्ति से मिलने के मतलब जब मैंने पहली उनके सबसे पहले तो शिवला गाँव था, और उनकी पत्नी भी मतलब वो भी वहाँ पर थी। वो ऐसा अनुभव है मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो जो बातचीत हुई, कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि जो गीतों में कुछ और होते हैं, वो विचारों से कुछ और ही निकल आते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं था, बल्कि और मुझे बहुत गहरा व्यक्तित्व लगा। उनकी बातों में साहित्य भी झलक रहा था, उनका ज्ञान भी झलक रहा था, मौजूदा समय की परेशानियां भी झलक रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि बड़े अच्छे कंठ तो हैं आज की गाना तो अच्छा गाते, रियाज कर लेते हैं, लेकिन आप लिखने वाले हैं ही नहीं अच्छे, या फिर कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। और इन सब विषयों पर बातचीत हुई। फिर उन्होंने अपना भी बताया कि वो भी तबला वादक थे पहले, तो पहले तबला बजाते थे, तो उनके बारे में कुछ और जानकारियाँ मुझे मिली, और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ मिली। उनका घर, उनका जो पुराना पैतृक आवास है, उसी में, मतलब वहाँ जाना मुझे मतलब मेरे लिए गर्व की बात थी कि हमारे यहाँ के लोग तो उनके बारे में सिर्फ जानते हैं, मतलब नेगी जी के घर पर जाना तो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, एक फ़ैन के रूप में तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके घर की छत से मैंने पौड़ी की फ़ोटो भी ली, तो बड़ा शानदार अद्भुत ऐसा अनुभव कि शायद वो जीवन में मुझे एक बार वाला अनुभव है। तो नेगी जी का जिक्र आया है, आप उनको सुनते रहे हैं रेगुलर, कुछ नेगी जी का कुछ और आपको लगा है कि हाँ यार इस गाने को मैं जो है ये तो सुनता हूँ, रेगुलर सुनता हूँ? या वो जो नेगी जी ने समस्याओं पर लिखे हैं, मुझे उनके वो गीत बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो हाल में उनका ये गीत बहुत सुन रहा था, मिन बिये पास कैर्याले मुंड माथा भारू धैर्याले मिन बिये पास कैर्याले मुंड माथा भारू धैर्याले मिन भी
मेन भी भार घरी च डिग्री असक च भारो कख ले जाऊं कख जे धारो घरी च डिग्री पहली छो मुंड मां कर्जो को थुपड़ो डिग्री को डालो भी मथी धैर्याली 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 भारे मिन बीए पास कैर्याली। ये और मुझे उनका वो गीत अभी मतलब मैं उत्तराखंड गया हूँ तो मुझे इस बात को लेकर तकलीफ बड़ी हुई कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने स्कूल के बच्चों को दारू पीते हुए देखा अपने सामने। और समस्या है कि अब आप ये वो समय है कि जब आप किसी को टोक भी नहीं सकते हो, कह भी नहीं सकते, उल्टा आपको बोल रहे हो कि आप कौन हो, तो मेरी निजी जिंदगी भाई, माय लाइफ माय चॉइस, तो आप कौन होते मुझे बताने वाले। तो जो उनका शराब पर गीत है कि दारू बिना अख मुक्ति नी बिना दारू कखी जुगती नी ई देव भूमि मां दारू की गंगा बग दी जानी रुक दीनी दारू बिना अख मुक्ति नी बिना दारू कखी जुगती नी। मैं एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है वो, और आपके बड़े भाई साहब ने वो गीत लिखा है, नेगी जी ने वो गीत गाया है। मैं उस गीत का मतलब कैसे उसकी रचना हुई, आपका उससे क्या कनेक्शन रहा जब वो गीत रचा जा रहा था, और उसका जो एक वो जो लाइन थी कि सबनु बोली गैर सैण सबनु बोली गैर सैण सबनु बोली गैर सैण ऊन सोनी तेरा, क्या गीत लिखा है, बहुत शानदार रचना। तो इस पर मैं आपका छाछ छोले पाड़ो माँ छाछ छोले घी की माने तेरा दो। राजीव बता रहे हैं, उन्होंने अब सवाल मुझ पे ही दाग गया था, हालांकि मैंने उनको सवाल करने के लिए बुलाया था यहाँ पे। हमारे बड़े भाई साहब वीरेंद्र पवार हैं, उन्होंने गीत लिखा था। कभी आपने बताया कभी दर्शकों को ये बात कि ये गीत आपके बड़े भाई साहब ने? नहीं, मैंने नहीं बताया। ये कितनी गलत बात है। आप सोचिए, ये बहुत मैंने क्यों उनकी कलम की तारीफ की कि अब मैं सच बताऊं कि आज के मैं तो लगभग अब तो कई सारे संस्थानों में काम कर चुका हूं, लिखने वाले हैं, लेकिन ऐसा लिखने वाले जो भाषा का ध्यान रखते हैं, व्यंग्य में हरिशंकर प्रसाई साहब को और अन्य लोगों को लोग पढ़ते हैं। आज के समय में कौन ऐसा व्यंग्य लिखता है? बहुत कम लोग हैं, और उनमें मैं मनु सर को भी रखता हूँ कि जो बहुत अच्छा व्यंग्य लिखते हैं। मैंने तो इनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ नेगी जी के बाद वो रिक्तता है, और अभी भी जो गाने आ रहे हैं ये उस स्तर के नहीं हैं जो उस लेवल को छू पाएं, और आप वो कर सकते हैं। मतलब आपकी बाएं हाथ का खेल पता नहीं आप क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वो जो है बाहर पहले से बाहर पड़ा है, पर और बाहर मत डालो यार। नहीं, आप गलत उत्तराखंड की जनता के साथ गलत करें, क्योंकि उनको हक है कि बेहतर गीत उनके पास आए जो जन समस्या। आप दिल्ली में रहते हो, मैं जानता हूँ कि आप उत्तराखंड के रग रग के बारे में जानते हैं, और एक एक दुख तकलीफ को आप जानते हैं, वहाँ की जो आप पत्रकार रहते हुए भी सारी समस्याओं को जानते हैं, तो आपसे बेहतर गीत कोई लिख ही नहीं सकता इस समय। अब राजीव ने एक नया वो दे दिया एक्सप्लोर करने के लिए, तो इस पर देखा जाएगा। बहरहाल चूंकि अभी सवाल पूछने का मेरा वो है, मतलब वो बीच में इन्होंने जो है हमको फंसा लिया। मैं ही जानना चाहता था, चलिए ये बातें हो गई। अब आप टीवी न्यूज़ में कैसे आए, ये जो है इसकी कहानी बताइए। मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया था, मुझे तो अपने अंदर दिख नहीं रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरा दोस्त अविनाश, उसने मुझे देखा, उसने कहा यार तू पत्रकार बन सकता है। शुरुआत में मेरा भी मेडिकल लाइन की तरफ रुझान था, लेकिन पढ़ाई वैसे की ही नहीं, मतलब मैंने मेडिकल नहीं लिया था, तो मैं उस तरफ जा ही नहीं सकता था। उसने मुझे आइडिया दिया कि तू पत्रकार बन सकता है। शुरुआत में चूंकि आप मैं ये मानता हूँ कि मैंने उत्तराखंड के लोगों को देखा है, भले ही वो उतना पढ़े लिखे ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो सामाजिक रूप से जागरूक रहते हैं, तो और विनम्र भी रहते हैं। तो मेरे अंदर शुरुआत से वो दुख तकलीफ़ों को मैं देखता था, तो वो क्रांति थी भीतर थोड़ी सी, तो आग थी। तो फिर मैंने कहा कि यार चले जाते हैं, बाकी अंदर आके पता चलता है आपको कि कहाँ उस आग का कितना इस्तेमाल होता है, लेकिन हो कहीं भी आग, वो आग जलनी चाहिए, आज नहीं तो कल, तो तभी तो मौका मिलेगा। लेकिन फिर ऐसे जर्नी की शुरुआत हुई, और फिर पढ़ाई भी की, और लेकिन वो तो ऐसे होता है। फिर इसमें तो ये होता है कि फिर मैं उस समय यहाँ से ये समय था कि जब मेरा साहित्य में मेरा रुझान और ज़्यादा बढ़ा। कविताओं में गज़ल, मैंने गालिब साहब, फैज़ मीर, रामधारी सिंह दिनकर साहब मुझे बहुत पसंद है, मतलब सारे लगभग सभी लेखकों को मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आप वो इतना जितना जटिल लिखते हैं, आप शुरुआत में आप उनको नहीं समझ सकते। तो मैंने धीरे धीरे एक समझ विकसित की कि मैं उनको समझ सकूं, और आज भी मैं नहीं समझ सकता उनको, मतलब थोड़ा बहुत। तो बस ऐसे में पढ़ना शुरू किया, तो उससे आपकी भाषा भी बेहतर होती चली जाती है, और
गले के लिए मैंने काफ़ी काम किया, थोड़ा बेस बढ़ाने के लिए। मेरी आवाज़ थोड़ी पतली थी शुरुआत में, तो मैंने बेस बढ़ाने के लिए रियाज किया। मतलब वो रियाज नहीं जो सारेगामापा वाला होता है, संगीत वाला नहीं, तो बेस बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत रियाज भी किया। करता हूँ मैं, रोज़ करता हूँ। तो पहली नौकरी जैन टीवी मेरी थी, आपने सुना होगा चैनल। हाँ। जैन टीवी वैसे तो भारत का मेरे ख्याल से पहला 24/7 चैनल था, डीडी के बाद वही था, लेकिन वो बाद में किन्हीं कारणों से बंद हो गया। तो उसको जब वो बंद हुआ तो उसका आखिरी एंकर में ही था 2017 में वो बंद हुआ। 2016 में मेरी करियर की शुरुआत हुई, सितंबर के महीने में। जैन टीवी से मैंने शुरुआत की। जैन टीवी में मैं रहा लगभग 1-1.5 साल के आसपास, क्योंकि उसका तो बंद ही हो गया, मेरे पास विकल्प नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जैन टीवी जब बंद होने वाला था उससे कुछ समय पहले हम लोगों को बता दिया गया था कि स्थिति यहाँ की अच्छी नहीं है। तो इस बीच में मेरी इंडिया न्यूज़ रीजनल में मुझे जॉब मिल गई। मुझे पहली जॉब भी ऐसे एंकर ही मिली, तमाम तो ऐसे बड़ा मुश्किल होता है ऐसा। मैं इसका श्रेय देता हूँ, एक अश्विनी सर थे हमारे, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो उन्होंने मुझे देखकर बोला कि यार मुझे नहीं पता तुम कैसा करोगे, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम अच्छा कर सकते हो। अभी कैसा करोगे वो तो नहीं पता, तुम्हारी प्रैक्टिस पे पता चलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो हुनर मुझे दिख रहा है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें बहुत सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे फ्री में कहा कि तुम 10 दिन आओ, तुम आओ आके यहाँ प्रैक्टिस करो कि कैसे टीपी पढ़ा जाए। टीपी तो पढ़ा, टीपी पढ़ने की प्रैक्टिस करो और अखबार भी पढ़ा करो। तो उन्होंने मुझे 10 दिन वहाँ प्रैक्टिस करवाया और उसके बाद वहाँ पर मुझे जैन टीवी में एज एन एंकर मुझे जॉब मिली। और उन्होंने मुझे मेरे लिए प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि आज तक वो सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि तो एक दिन आज तक ज़रूर पहुँचेगा। अच्छा। पता नहीं उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा, मुझे तो लगता है मुझे अभी भी यही जाना कि कुछ न जाना आए सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। तो मुझे पता कि अभी मुझे कुछ नहीं आता है। तो फिर जैन के बाद इंडिया न्यूज़ रीजनल में मैं 1 साल रहा। उसके बाद मैं जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, यूपी उत्तराखंड से मैं लगा ही रहा। तो वहाँ मैंने बहुत कम समय काम किया, लगभग 2 महीने ही किया। अच्छा। इंडिया जी न्यूज़ यूपी उत्तराखंड में उसके कारण थे। और फिर उसके बाद मुझे एबीपी गंगा में मौका मिला, तो वहाँ मैं लगभग 2.5 साल रहा, जहाँ आपसे भी मैं आपके भी संपर्क में आया। बताया एबीपी सर तो बहुत सीनियर हैं, बताइए। मतलब हमको भी लपेट ले बीच में भी। आप 1999 से कर रहे हैं, उससे पहले से कर रहे होंगे ना आप शायद। आप तब तो इतने में तो आप शिमला गए थे 1999 में शिमला गया था, उससे पहले पौड़ी में था, पढ़ाई भी कर रहा था और अखबार में भी काम कर रहा था, साथ चल रहा था। बहुत और टैलेंटेड हम नहीं टैलेंटेड क्या है, मैं तो एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो आकाशवाणी में मेरा तबले का हो गया था, उन्होंने मुझे बुलावा भेजा नहीं कई टाइम तक, मैं चिट्ठियाँ लिखता रहा, जवाब नहीं आया, तो मैं इधर हो गया, फिर इधर निकल गया। तो एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ मैं, बेसिकली मैं तबला। बहरहाल वो खैर होता है। तो पहाड़ कैसे बचे हुए, अभी भी बचा हुआ है? मतलब मैं देख के बड़ा खुशी होती है कि राजीव ढोंडियाल ने जो है यहाँ भी पहाड़ बचा है। मैं इसलिए अब मेरा मानना है, मेरी सोची विचार कि जो मेरी आने वाली पीढ़ी होगी भविष्य में, उसको भी गढ़वाली तो उसको बोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं घर पे तो माहौल ऐसा देने वाला हूँ, वरना तो बोली लुप्त होती चली जाएगी धीरे धीरे। पहाड़ के लोगों के पास विकल्प ही नहीं, उनको नीचे ही आना पड़ेगा, जो या फिर रिटायर होकर यहाँ से वहाँ जाओ। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो रिटायर होकर, वरना तो फिर कैसे नई पीढ़ी के पास आएगी, कैसी है भाषा, वहाँ की संस्कृति तो देनी ही पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। तो अब तो मांग तो की मांगड़ हो गई। हाँ। तो उस पहाड़ के भी कुछ सीखा है, कुछ समझा है उस पहाड़ के बारे में? उस पहाड़ के कुछ गीत नाटियाँ कुछ है, कुछ ध्यान है? हाँ। नीरू चले घूमे दी सिमले बाजार। हाँ, मुझे नाट्य बहुत मतलब पसंद था, हालांकि उनके साथ संपर्क में आने के बाद ही मैंने हिमाचली म्यूजिक को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि बहुत हमारे नज़दीक ही है वो भी। नहीं, लेकिन वो अलग तरह का, बीट थोड़ी अलग है, बीट अलग है, और उसमें ना एक वो संपन्नता है एक्चुअली समाज में जो है वो दिखता है उनके गीतों में। तो कुछ है, याद है? अच्छा याद है। हाँ तुझो यो मिलनी शिमले रे बजा रे पियरिए रूमतिए सुट बबे प्योड़ा काने झुमके पियारे पियरिए रूमतिए। कुलदीप शर्मा की नाटी है ना? हाँ, वो स्टाइल कुलदीप शर्मा का थोड़ा अलग है। वो अलग है, पेस है। हालांकि मुझे इंद्रजीत बहुत पसंद आए। अच्छा। वो टिपिकल मतलब वो प्योर फोक गाते हैं। जो हिमाचल का प्योर फोक है वो बहुत मुश्किल है, उसमें इतनी मुर्कियां हैं, गले की इतनी हरकत है कि वो मेरे लिए तो मुश्किल है गाना, पर मुझे वो बहुत पसंद है। एक मतलब गाने का प्रयास करता हूँ तो बेसुरा होगा। अरे हे फूला दे
मेरी बावड़ी लोका तंबू के अंधेरे हाँ। बहुत मुश्किल, मैं नहीं गा पाऊंगा, बहुत मुश्किल है, मुश्किल। उसके लिए आपको रियाज पकड़ करना तो लिया है हमने कुछ तो, थोड़ा असर दिख रहा है बारीक असर। चलो ये तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एक उत्तराखंड में समस्या यूं भी ना कि अब हमको हिमाचल इसलिए भी जाना पड़ा क्योंकि वो पहाड़ में तो लड़कियां नीचे ना। चलो मेरे जरिए मैं उन पहाड़ी लड़कों की पीड़ा आपके सामने व्यक्त कर देता हूँ कि बहुत बुरा हाल है उत्तराखंड की लड़कियां। अरे हमारी लड़कियां नहीं मिल रही लड़कों को। खोजली सरी मुंथा खोजली नहीं मिलनी, नहीं मिलनी नीचे। तो ये अभी आप हमारे वाले पहाड़ से उस वाले पहाड़ तक आप पहुंच गए हैं। 2 पहाड़ों पे आपने जो है कब्जा कर लिया है ना, संगीत गीत पे। जाते जाते कुछ पहाड़ इधर वाले पहाड़ का या उधर वाले पहाड़ का कोई फोक है या कोई भी आपको जो फेवरेट लगे, जो आप लगातार उसको कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उस आवाज़ के साथ जाएं क्लोजिंग। मैं मैशअप गा दूं कुछ, मतलब हाँ ठीक से, बहुत बढ़िया ना। हाँ मैं नेगी जी से या पहाड़ों को रब्बा से गाता हाँ कुछ भी, कुछ जो आप। हतख फिरे बिजली पानी यखलम पूजा गौंदा तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भैंसियों पी जांदा तो मनी प्लांट वाली मेरा चौक न रंगी डाली मैं धारा को पानी वालो तो बिसलेरी वाली मैं पहाड़ों को रहबासी तो दिल्ली रोण वाली मैं धारा को पानी वालो तो बिसलेरी वाले। निकी जी का गाना जो हाँ सच बोनू छो सच बोनू छो तेरी माया का सो सच बोनू छो माया का सो मन उड़े किली जांदी भी जोरा तेरी जवानी को बथो बहुत होला तेरा मायादार बहुत होला तेरा मायादार मैं जनूनी होण हे बांध बिजोरा बिजोरा बांध मैं जनूनी होण हे बांध बिजोरा। मुझे वैसे मंगलेश डंगाली बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा गाता। कुछ याद आ रहा है मंगलेश डंगाली? क्या तुरड़ी तुरा लबरा छोरी लबरा, हाँ लबरा सिल्की बान उनका बहुत हाँ अच्छा। सिल्की। हे नो हाथ नौ बेद दिवा जसी जोत बरबसी रंग गोरो सुनियाल मेरी माँ जूंद मरिया सुनियाल मेरी माँ जूंद मरिया मैंने भी जान सिल्क बांध का धोरो दब है हाथ डांगोरी लेक तहसील की का धोरो सचे पौन पंख्याली लेक तहसील की का धोरो हे माँ जूंदू मारियो जान मैंने सिल्की का धोरो हे माँ नांगी छाती गाती लिख सिल्की का धोरो। वाह धन्यवाद आपका। तो ये राजीव ढोंडियाल का वो चेहरा है जो आप टीवी पे नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन यहाँ जो है राजीव ढोंडियाल अलग रूप में है, अलग रंग में है। तो राजीव ढोंडियाल आपने इतना समय निकाला और हमारा अनुरोध स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव ढोंडियाल। और बहुत तरक्की करो यार, और पहाड़ को बचाए रखो, सबसे बड़ी बात है अपने भीतर। बाकी तो पहाड़ तो बच ही जाएगा, रड़ रहा है खिसक रहा है वो बच जाएगा अपने आप, लेकिन अपने भीतर के पहाड़ बचाए रखो और तरक्की करो यार खूब, है ना। बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप उत्तराखंड के उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं कि जो पहाड़ से आकर यहाँ पर और उस क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, जिन्होंने बहुत अच्छा किया। और आपने मुझे अपने यहाँ पर आमंत्रित किया और अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो आपको उन लोगों में गिनता हूँ कि जिनसे मैंने बहुत सीखा है कि अगर ये पहुँच सकते मैं भी पहुँच सकता हूँ, मुझे भी जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया राजीव, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।